All right, hello everyone, and welcome to the next part in ये CFA लेवल 1 स्टडीज। देखिए आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शुरू कर रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक नया चैप्टर जो कि बेसिकली होगा एनालाइजिंग द इनकम स्टेटमेंट। नाउ प्लीज नोट कि आपका जो दिस इज योर सेकंड चैप्टर फ्रॉम योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस राइट सेक्शन। ऑफ कोर्स रिमेंबर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपका सेक्शन है, ठीक है ना। इट्स अ टॉपिक ऑन योर CFA लेवल 1 एग्जाम, और उस सेक्शन या उस टॉपिक के अंदर आपका जो चैप्टर है वो है एनालाइजिंग द इनकम स्टेटमेंट। ओके, ना प्लीज नोट कि जो पहला चैप्टर है वो मैंने उसके अंदर लास्ट वीडियो बनाई थी, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू इट लॉट ऑफ डिटेल। वो इट्स बेसिकली मोस्टली थ्योरेटिकल, यू गाइस कैन गो थ्रू इट। फॉर नाउ आई एम गोइंग टू आई एम नॉट गोइंग टू मेक मोर वीडियोज इन द लास्ट चैप्टर, ठीक है। जो कि कुछ टाइम पहले मेरी वीडियो आई थी। मैं अभी बेसिकली जो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट मैं बेसिकली इनकम स्टेटमेंट से स्टार्ट करूंगा, और फिर आगे जितने भी चैप्टर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर विल गो थ्रू देम। ओके, तो शुरू करते हैं विद द चैप्टर। अच्छा प्लीज नोट के ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम लोग बेसिकली ये जो चैप्टर है इसको मैं मल्टीपल वीडियोस में ब्रेक डाउन करूंगा, ठीक है ना। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा इस वीडियो के अंदर इनकम स्टेटमेंट का, ठीक है, कि इनकम स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है, उसके अंदर उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और मैं उसका फॉर्मेट आपको बताऊंगा, ठीक है ना। And then over the next couple of videos we're going to continue and go ahead with more with the chapter, right? We'll go ahead and take care of other things like revenue recognition, expense recognition, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम sequentially इनको cover करेंगे, ठीक है ना। So let's start। देखें जो सबसे पहले हम देखते हैं कि what is the income statement, okay? The income statement, also known as the profit and loss account, the profit and loss statement, is a financial document that summarizes a company's revenue, expenses, and profits or losses over a specific period. Over a specific period. मैं भी उसके ऊपर आपको कमेंट करूंगा। Typically a quarter or a year. Okay? देखें, सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है वो बेसिकली क्या कर रही होती है। वो बेसिकली हम लोगों को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी बता रही होती है कि ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। प्लीज नोट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मैं क्यों इस पर एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि जब बैलेंस शीट में हम जाएंगे तो वो इट्स एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ठीक है। लेकिन विल गेट टू दैट लेटर। लेकिन फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि इनकम स्टेटमेंट is basically over a specific period of time, यानी कि let's say first Jan of a specific year to 31st December of the same year। okay, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल इन दिस केस ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 1 Jan से 31 दिसंबर को, ये जो इनकम स्टेटमेंट है इसके अंदर सारे जो लाइन आइटम्स हैं, यानी कि क्या रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स या लॉसेस, बेसिकली ये एक इनकम स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली रेवेन्यूज या आप कमा कितना रहे हैं, एक्सपेंसेस और राइट, और जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस आप करते हैं तो यू गेट प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो ये जो है बेसिकली अगर बर्ड्स आई व्यू देखें तो बेसिकली इनकम स्टेटमेंट का यही फॉर्मेट होता है एट अ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसके अंदर ऑफ कोर्स मल्टीपल लाइन आइटम्स होते हैं हर कैटेगरी के अंदर, वो हम जाके डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन द पॉइंट इज के ये जो तीनों किस्म के लाइन आइटम, ये कैटेगरी है, तीन डिफरेंट कैटेगरी, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स या लॉसेज, ये एक कंपनी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना की क्या सिचुएशन थी, ठीक है ना। यानी कि फ्रॉम फॉर एग्जांपल 1 Jan से लेकर 31 दिसंबर तक इस टाइम पीरियड, इस टाइम रेंज के अंदर
जितने भी रेवेन्यूज जितना भी आपने कमाया, जितना भी आपने खर्चा, राइट, और ऑफ कोर्स जब आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को साथ लाते हैं तो प्रॉफिट या लॉसेस आ जाते हैं। तो ये सारे आइटम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बताता है आपको इनकम स्टेटमेंट के क्या सिचुएशन थी, ठीक है ना। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव द रोटेशंस नाउ, ठीक है। और ये तो मैं आपको बता दिया कि रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना। ये जो है ये बेसिकली एक एट इट्स कोर दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। नाउ ऑफ कोर्स मैं आपको आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको और डिटेल में जाऊंगा in with the format. It's a little more complex than this, लेकिन at its core, at its very essence, ये basically format है income statement का, ठीक है ना। तो now let's move on to the next bullet point. It is one of the key financial statements used to assess the company's financial performance. मैंने आपको बता दिया financial performance होती ही है। financial performance ये basically जो financial performance जो कि financial performance जो कि आपको बता रही होती है कि एक कंपनी ने या एक बिजनेस ने कितना कमाया, कितना खर्चा और नेट प्रॉफिट या लॉस कितना कमाया ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। दैट्स व्हाट दिस स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट व्हिच आल्सो रिफर्ड टू एज द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इज टेलिंग यू, राइट। Then coming to the third bullet point, the primary purpose of the income statement is to show the company's ability to generate profit by comparing its revenues with its expenses, right? ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं रेवेन्यूज लूं और उसमें से लेस कर दूं एक्सपेंसेस, ओके, रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस, आई विल गेट व्हाट, प्रॉफिट और लॉस, ओके। नाउ ठीक है, I'm going to remove the notations. By analyzing the statement, stakeholders such as investors, creditors, and management can evaluate the company's operational efficiency, profitability, and growth potential. ठीक है, देखिए इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। I won't go into too much detail right now क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे आपको ये बहुत डिटेल में ये सारी डिस्कशन होंगी, लेकिन अभी आपको एक बर्ड्स आई व्यू देना है, आपको एक जनरल सी डिस्कशन होनी है। देखिए कंपनीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेशंस की जब बात करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली हम लोग कोर ऑपरेशंस की बात कर रहे होते हैं, कोर ऑप्स, ओके। ऑप्स इज ऑफ कोर्स एन एब्रिविएशन या शॉर्ट फॉर ऑपरेशंस, ओके। देखिए जो कोर ऑपरेशंस होते हैं कंपनी के, कोर ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है कि एक अगर लेट्स से सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हम देख रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं, तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का क्या व्हाट इज द कोर पर्पस या व्हाट आर द कोर ऑपरेशंस। तो कोर ऑपरेशंस बेसिकली जो अगर मैं आपको इसके ऊपर इलेबोरेट करूं तो कोर ऑपरेशंस बेसिकली आपका वो पर्पस होता है, द पर्पस या द रीजन व्हाई योर कंपनी एग्जिस्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ अ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, द कोर ऑपरेशन या द मेन पर्पस ऑफ अ बिजनेस इज टू मैन्युफैक्चर एंड मार्केट एंड सेल सीमेंट, राइट। यही होता है ना एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। या अगर मैं एक कार मैन्युफैक्चर ले लूं तो कार मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस एंड मार्केट और सेल्स ऑटोमोबाइल्स, राइट। तो इस तरीके से कोई भी इंडस्ट्री है वो उसका कोई भी कंपनी है वो उसका कोई कोर पर्पस है, ठीक है ना, फॉर एग्जिस्टिंग। तो वो जो कोर पर्पस है उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, यानी कि प्रोड्यूसिंग सीमेंट, ठीक है, प्रोड्यूसिंग सीमेंट इज इक्विपमेंट एंड देन मार्केटिंग और सेलिंग इट इन एक्सचेंज ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों चीजें जो है आपकी both of these things are basically your come under your core operations, ठीक है ना। तो ये हो गया कोर ऑपरेशंस। अच्छा, एफिशिएंसी के बारे में मैं आपको ये बोलूंगा कि एफिशिएंसी
देयर आर टू थिंग्स, जब हम गोल्स मीटिंग और गोल्स की बात करते हैं, और ऑफ कोर्स क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो गोल हमारा है टू ऑप्टिमाइज या मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स, ठीक है ना। यही होता है ना गोल। एक कंपनी जो है, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस में आप लोग पढ़ेंगे, मैंने आपको मेरे पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि द मेन पर्पस ऑफ एन कॉर्पोरेशन स्पेसिफिकली फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेशन इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स, ठीक है ना। तो यानी कि प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है, ऑल्सो रेफर टू एज प्रॉफिट मोटिव। तो प्रॉफिट मोटिव के अंदर हम बेसिकली दो चीजें देखते हैं, effectiveness, how effective are we and how efficient are we, okay, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। इफेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो इफेक्टिव का मतलब होता है आर वी एबल टू अचीव आवर गोल्स और नॉट। हमारा गोल था टू 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 अचीव a specific, let's say, to achieve to make a profit। तो क्या हमने प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? अगर हमने प्रॉफिट कमा लिया तो हमारा गोल अचीव हो गया, वी वर इफेक्टिव। अगर हमने प्रॉफिट नहीं कमाया एंड फॉर इंस्टेंस वी मेड अ लॉस, देन इन दैट केस वी वर इनइफेक्टिव, वी वर नॉट इफेक्टिव। व्हाई? बिकॉज वी वर अनएबल टू मीट आवर गोल ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। On the other hand, when it comes to efficient या efficiency goes effectiveness से एक स्टेप अहेड जाती है। इफेक्टिव तो होता है कि गोल अचीव करने का नहीं, एफिशिएंसी का मतलब होता है टू अचीव आवर गोल्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। फॉर या इसको मैं अगर एक और तरीके से बोलूं, टू अचीव योर गोल्स बाय एफिशिएंट का मतलब होता है यूजिंग एज फ्यू रिसोर्सेज एज पॉसिबल, राइट। एफिशिएंट का मतलब होता है यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज टू अचीव योर गोल्स। एफिशिएंसी ये होती है। तो बेसिकली, ठीक है ना, तो ये दो चीजें हो गई, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, राइट। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब होता है, right, remember we were discussing operational companies operational efficiency, that is why we had the जो अभी recent पिछले few minutes में डिस्कस किया है, that was to help you understand operational efficiency। तो operational efficiency को ऑपरेशन क्या होगा? core operations, right, यानी कि the reason why the business is in existence, and efficient means कि वो जो the reason is to what is the reason for a cement manufacturer? The cement manufacturing company is in existence for the purpose of producing and selling cement, marketing and selling cement, right, to make profits। तो ये हो गया। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब हुआ कि इज द कंपनी एबल टू अचीव its goal, or which is basically to produce and market and sell cement in exchange of profits। तो क्या कंपनी वो प्रॉफिट्स कमा सकी एफिशिएंटली, यानी कि एज मच एज पॉसिबल, यानी कि मैं उसको इस तरह बोलूंगा कि बाय यूजिंग एज फ्यू रिसोर्सेज एज पॉसिबल, यानी कि अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करके, और उसको अगर एक स्टेप अहेड जाएं तो कंपनी क्या अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज कर सकती, मिनिमाइज करा और रेवेन्यूज को मैक्सिमाइज करा। बिकॉज देखें, याद रखें कि रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट, राइट। तो अगर मैं रेवेन्यू को बढ़ाऊं और एक्सपेंसेस को कम करूं तो उससे क्या होगा? तो उससे प्रॉफिट ऊपर जाएगा, एंड वाइस वर्सा। इन अदर वर्ड, अगर मैं रेवेन्यूज को कम करूं और एक्सपेंसेस को बढ़ाऊं तो प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो रिमेंबर दिस कि एफिशिएंसी मींस कि रेवेन्यूज को बढ़ाना और एक्सपेंसेस को घटाना ताकि प्रॉफिट्स ऑप्टिमाइज हो जाए, ठीक है ना। दिस इज बेसिकली व्हाट ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज। नाउ आई एम रिमूव द नोटेशंस। प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो अगेन प्लीज रिमेंबर, इस बुलेट पॉइंट में हम क्या बोल रहे हैं? बोलेंगे बाय एनालाइजिंग द स्टेटमेंट, स्टेक होल्डर्स। रिमेंबर, स्टेक होल्डर जो है वो इन्वेस्टर्स आपके हैं, राइट। इन्वेस्टर्स बेसिकली, राइट, बोथ इक्विटी एंड इक्विटी होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। क्रेडिटर्स कौन है? जो लेंडर्स टू द पीपल हु हैव लेंड मनी टू द कंपनी,
with the expectation of being repaid, right, along with interest, right, और मैनेजमेंट, राइट, मैनेजमेंट को भी पता होना चाहिए, सही। तो ये तीनों बेसिकली जो स्टेक होल्डर्स हैं, बेसिकली रिमेंबर कि ये तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और मैनेजमेंट, ये तीनों स्टेक होल्डर्स आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेसिफिकली इस केस में इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे होंगे। क्यों? ताकि दे कैन इवैल्यूएट वेदर द कंपनी इज ऑपरेशनली एफिशिएंट, ठीक है, इज इट प्रॉफिटेबल एंड उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमने डिस्कस कर ली, फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें देखनी है ना। देखिए, अच्छा, ये मैं आपको छोटा सा आपको चीज और पॉइंट आउट करूंगा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेसिकली मैनेजमेंट देख रही होगी, ठीक है। मैनेजमेंट वांट्स टू, जो कंपनी की जो मैनेजमेंट जब इनकम स्टेटमेंट देखेगी, राइट, तो वो क्या देखेगी, वो कहेगी हाउ, वो उसको इस एस्पेक्ट से, इस परस्पेक्टिव से एनालाइज करेगी कि आर वी बीइंग ऑपरेशनली एफिशिएंट और नॉट, ठीक है। इन्वेस्टर्स जो हैं, यानी कि इक्विटी होल्डर्स, दे आर गोइंग टू लुक एट द ग्रोथ पोटेंशियल, ठीक है, while creditors are going to look at its operational efficiency and profitability। क्योंकि रिमेंबर कि क्रेडिटर्स का, रिमेंबर एक बात मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं कि इन तीनों स्टेक होल्डर्स के, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और मैनेजमेंट के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। इन्वेस्टर्स या इक्विटी होल्डर्स कह लें, शेयर होल्डर्स को, वो उनका रेजिडुअल क्लेम होता है, यानी कि जब एवरीवन एल्स हैज बीन पेड ऑफ, राइट। एक कंपनी बेसिकली क्या है, कमाती है फिर खर्चती है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट रेवेन्यूज। एक कंपनी सिर्फ कमा नहीं रही होती, बल्कि वो मतलब एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर उसने सीमेंट बेचा है तो सीमेंट को बेचने में उसके खर्चे भी तो आए हैं ना। सीमेंट कैसे उसने बेचा था, उसने पहले सीमेंट मैन्युफैक्चर किया था, फिर उसके बहुत से एक्सपेंसेस हुए, ठीक है। तो एक्सपेंसेस करो, फिर उसने मार्केट किया, फिर और जब सेल किया तब जाके प्रॉफिट्स हुए, रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो रेवेन्यू जनरेशन के अंदर या प्रॉफिट जनरेशन के अंदर इट्स नॉट जस्ट योर रेवेन्यू बट आपकी एक्सपेंसेस भी इनकर हो रहते हैं। तो इन्वेस्टर्स को बेसिकली रेजिडुअल क्लेम मिलता है, यानी कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, राइट, एंड व्हेन एवरीवन हैज बीन पेड ऑफ, ठीक है, यानी कि सारे जो खर्चे हैं टू प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरर, मैंने सीमेंट मैन्युफैक्चर किया, फिर उसके सारे मेरे जो खर्चे मेरे आए वो मैंने पे किए, ठीक है। फिर क्रेडिटर्स को मैंने पे ऑफ किया, फिर मैंने टैक्सेस भरे, गवर्नमेंट भी एक आपका स्टेक होल्डर होती है, ठीक है। और फिर जो बचा था वो मुझे इक्विटी होल्डर्स या इन्वेस्टर्स को मिला, ठीक है। लेकिन रिमेंबर के इन्वेस्टर्स जो है, इक्विटी होल्डर जो है, वो ग्रोथ पोटेंशियल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। यानी कि अगर एक कंपनी एज अपोज टू योर क्रेडिटर्स, रिमेंबर क्रेडिटर्स जो है वो उन्होंने कंपनी को उधार दिया हुआ है। ये जो क्रेडिटर्स हैं, इन्होंने कंपनी को उधार दिया हुआ है। ऑल्दो दे आर बोथ providing capital to they are both providing resources to the company, लेकिन रिमेंबर के इन्वेस्टर्स जो हैं, इनका रेजिडुअल क्लेम है, यानी कि when everyone else has been paid off, तो अगर कुछ बचेगा और जितना भी बचेगा आफ्टर एवरीवन has been paid off, तो वो इन्वेस्टर्स को जाएगा। ऑन द अदर हैंड क्रेडिटर्स का ये सिचुएशन नहीं है। क्रेडिटर्स जो हैं, उनको क्रेडिटर्स को वंस योर ऑपरेशंस के जो सारे ऑपरेशन, आप रेवेन्यू कमाया, रेवेन्यू के बाद आपने अपने ऑपरेशन एक्सपेंसेस पे ऑफ किए, उसके बाद आपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट्स और जो भी लोन रीपेमेंट है वो की, और फिर आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स की, और फिर टैक्सेस भरे, और फिर जो बचा वो आपका इन्वेस्टर्स हो गया। लेकिन क्रेडिटर्स को पहले देना पड़ेगा, बिफोर द टैक्सेस आर पेड, एंड ऑफ कोर्स बिफोर द इन्वेस्टर्स एज वेल, द इक्विटी होल्डर्स एज वेल, ओके। तो ये बेसिकली आपका हो गया, ये आपकी हमारी डिस्कशन होगी
analyzing the income statement, right? Analyzing income statement from different perspectives, okay? तो वन मोर टाइम, इन्वेस्टर्स जो हैं वो ग्रोथ पोटेंशियल को देख रहे होते हैं, राइट? बिकॉज दे आर द वंस हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. रिमेंबर, क्रेडिटर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ अ कंपनी. क्रेडिटर्स को जो कमिटमेंट होती है वही पूरी होती है. कमिटमेंट यही होती है कि आपको इतना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और आपको मैं इस टाइम पे आपकी लोन रिपेमेंट करूंगा. एक कंपनी अपनी क्रेडिटर्स का ये उसकी एग्रीमेंट होती है और वही वो पूरा कर सकती, उसकी ऑब्लिगेशन होती है. इट डज नॉट हैव टू गो बियॉन्ड दैट. ऑन द अदर हैंड, द इन्वेस्टर्स जो कि उनको रेजिडुअल क्लेम होता है, यानी कि वो उनको आखिर में पैसे मिलते हैं, लेकिन वो ग्रोथ के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल में पार्टिसिपेट करते हैं. If the company grows and makes a lot of money, then investors will benefit. On the other hand, if the company grows and makes a lot of money, creditors को उतना ही मिलेगा जो उनकी ओरिजिनल ऑब्लिगेशन हमारी एग्रीमेंट थी कंपनी के साथ. ठीक है ना? तो ये हो गया. अच्छा, अब हम देखते हैं द फॉर्मेट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट पे आते हैं. ठीक है, अब देखें पहले पॉइंट पे देखते हैं. द बेसिक फॉर्मेट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट बिगिंस विद द लिस्टिंग ऑफ रेवेन्यूज और सेल्स एट द टॉप. ठीक है, रिमेंबर दिस कि जो इनकम स्टेटमेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया कि रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू प्रॉफिट और लॉस. ओके, अब ये तो बिल्कुल बर्ड्स आई व्यू, यानी कि बहुत बेसिक सा लेवल है. अब हम इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं. मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि फॉर्मेट क्या होता है. ठीक है, ये मैंने आपको बेसिकली कोर एट द जिस्ट ऑफ इट बताया कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट्स. लेकिन अब हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे. हर कैटेगरी के अंदर मल्टीपल लाइन आइटम आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, सबसे टॉप पे आता है रेवेन्यू. ठीक है, रेवेन्यू बेसिकली अगर मैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल लूं, ठीक है, तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का रेवेन्यू क्या होता है? इज बेसिकली द रेवेन्यू दैट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज गोइंग टू जनरेट इज बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग सीमेंट, राइट? सीमेंट बैग्स फॉर एग्जांपल. तो जब वो सीमेंट बैग कंपनी बेचेगी तो उसको रेवेन्यू जनरेट होगा. ठीक है, लेट्स से $10 million. ओके, एक कंपनी ने एक क्वार्टर के अंदर लेट्स से $10 million की सेल की. ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज सब्ट्रैक्टेड टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, मैं बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड पे आपको क्या करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोगों का मैं फॉर्मेट बनाता भी जाता हूं. ठीक है ना? तो इधर होगा, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेट, ओके, ऑफ द इनकम स्टेटमेंट. ओके, तो इधर आएगा रेवेन्यू, ओके, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉग्स जो है ये एक बेसिकली एक इसकी वो है, दिस इज एन एब्रिविएशन. ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट? तो रेवेन्यू ये हमने डिस्कस कर लिया. रेवेन्यू इज बेसिकली योर टॉप लाइन भी कहते हैं उसको. बाय द वे, रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द टॉप लाइन. रेवेन्यू के अंदर हम बेसिकली जो हमने अपना सीमेंट बैग, फॉर एग्जांपल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हम ले रहे हैं, तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपने सीमेंट बैग्स प्रोड्यूस किए और बेचे, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ दैट इज बेसिकली उससे जो सेल की उससे जो पैसे जनरेट हुए वो रेवेन्यू कहलाते हैं. वंस वी हैव द रेवेन्यू, देन वी फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव टू सब्ट्रैक्ट, रिमेंबर, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, रिमेंबर दिस के ये जो कॉग्स है, दिस इज सब्ट्रैक्टेड. ओके, मैं ब्रैकेट में डालूंगा इसको. जो भी चीज सब्ट्रैक्ट हो रही होगी ऑन योर इनकम स्टेटमेंट इज गोइंग टू कम इन द ब्रैकेट्स. ओके, पैरेंथेसिस के अंदर मैं आपको डालूंगा. ठीक है ना? तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं, वी विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, नाउ फॉलोइंग, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. फॉलोइंग दिस यानी कि फॉलोइंग द ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे आपके. ठीक है, आई जस्ट राइट विच इंक्लूड्स, थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर लूं.
आपके राइट। तो बेसिकली रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस हमने किए तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब किया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आते हैं? सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इन तीनों डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस को मिला के कहते हैं SG&A। सेलिंग या सेल्स, ये एस जो फॉर अ मिनट, ये जो एस है ये दिस इज फॉर सेल्स या सेलिंग, ये जी जो है फॉर जनरल एंड ए जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव। सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को हमने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, फ्रॉम योर ग्रॉस प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर और क्या चीज आती है? डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये हम डिस्कस करेंगे। डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन हम आगे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्पेशली व्हेन वी गेट टू द लॉन्ग लिव्ड एसेट्स, राइट। लेकिन अभी अभी आप लोग ये समझ लें कि डिप्रिसिएशन इज बेसिकली, मैं आपको बेसिकली बहुत सिंपल से एक आपको एग्जांपल दूं कि एक आपने मशीनरी खरीदी, ठीक है ना। एक आपने फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपने बेसिकली एक सीमेंट प्लांट खरीदा, ठीक है, इट्स और ये सीमेंट प्लांट जो आपने खरीदा वो आपने लेट से $10 मिलियन का सीमेंट $10 मिलियन का सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खरीदा। अब ये जो प्लांट है इसकी जो लाइफ है लेट से 20 साल है, 20 ईयर्स, ओके। तो हर साल जो है इस प्लांट की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि वो इट्स अ फिजिकल एसेट, इट्स अ टैंजिबल एसेट व्हिच वी कैन सी एंड टच। तो ऐसे फिजिकल एसेट्स की यूज होगा ना, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट आप लेके लगाएंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे टू प्रोड्यूस सीमेंट, तो वो ड्यू टू वेयर एंड टेयर होगी। रिमेंबर, जो फिजिकल एसेट्स होते हैं उनको जब आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिकल एसेट्स में ये आपका प्लांट आ गया, मशीनरी आ गई, इक्विपमेंट आ गया, व्हीकल्स आ गई, राइट। तो ये फिक्चर एंड फिटिंग्स आ गए, इस तरह की डिफरेंट जो चीज़ें फिजिकल होती हैं, टैंजिबल चीज़ें, उनको जब आप यूज़ करते हैं तो उनका वेयर एंड टेयर की वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही होती है। दैट्स बेसिकली डिप्रिसिएशन। एमोर्टाइजेशन इज लाइक डिप्रिसिएशन, इट्स फॉर नॉन टैंजिबल एसेट्स। अभी हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये समझ लें कि इस वक्त आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि सेल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिव्स यू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से क्या क्या इंक्लूड होता है? SG&A और डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो ये जब आप करते हैं, और मैं इधर लिख देता हूं, राइट, ये दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। तो रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट में से आप जब माइनस करेंगे योर लेस SG&A, sales and admin, less what? Depreciation and amortization. Okay, I just write short for these two, plus depreciation, less depreciation amortization, ठीक है ना। जब ये इन दोनों लाइन आइटम्स को आप जो सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट, यू विल गेट ऑपरेटिंग इनकम, ओके, ठीक है। ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम आ गई विद नोटेशंस। फिर आपके नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी आते हैं, सच एज इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस एंड टैक्सेस। रिमेंबर, इंटरेस्ट जो है, जो इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, या एक्सपेंस, ये अभी इसके ऊपर छोटी सी डिस्कशन करते हैं। देखिए, इंटरेस्ट इनकम क्या होती है? इंटरेस्ट इनकम होती है, मैं बेसिकली सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, मैं रिमेंबर मैं एक ही एग्जांपल आपसे ले रहा हूँ, ताकि अगर मैं अलग अलग एग्जांपल लूंगा एक वीडियो के, तो आप इट विल गेट कंफ्यूजिंग। तो इट्स बेटर वी टेक जस्ट वन एग्जांपल, राइट। तो मैं इसी वजह से आपके साथ एक ही सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एग्जाम्पल ले रहे। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि उसका जो कोर पर्पस है दैट इज टू प्रोड्यूस एंड सेल सीमेंट, राइट, दैट टू मेक्स प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग सीमेंट। तो अब लेट्स से उसके बाद कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे, तो उसने बॉन्ड खरीद लिए, ठीक है। तो बॉन्ड या डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये भी हम बहुत आगे डिस्कशन करेंगे, राइट। ओहो, वेयर टू गो, ओके, या राइट। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब आपका
जो सॉरी वेयर इज दैट या तो ये वाला बुलेट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आपके जो बॉन्ड आपको एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए थे, आपके जो फाइनेंस और सीएफओ थे उन्होंने डिसाइड किया यार हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, एक्सेस कैश पड़ा हुआ है और ये 6 महीने से इस्तेमाल नहीं होना, तो हम इससे बॉन्ड्स ले लेते हैं। ठीक है, बेसिकली आपने इन्वेस्टमेंट कर दी ताकि आप उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट कमा लें। ठीक है ना, इंटरेस्ट कमाया आपने। वो जो इंटरेस्ट है वो एक नॉन ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। क्यों? क्योंकि आपका जो बिजनेस है उसका कोर पर्पस क्या है? दैट्स टू प्रोड्यूस एंड सेल सीमेंट। इट्स नॉट टू मेक मनी बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स या स्टॉक्स। तो क्योंकि कोर ऑपरेशन आपका बिजनेस का नहीं है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस वजह से आपका जो इंटरेस्ट इनकम है ये आपकी फॉर अ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रिमेंबर फॉर अ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट, जिसका कोर ऑपरेशन जो कोर पर्पस फॉर एग्जिस्टेंस है दैट इज टू प्रोड्यूस एंड सेल सीमेंट, उसके लिए इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स इज अ नॉन कोर ऑपरेशन या नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट इनकम इज नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, ये हो गया। या इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम में बहुत फर्क है। इंटरेस्ट इनकम आप उस वक्त कमाते हैं जब आप किसी फिक्स्ड इनकम या डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब मैंने पैसे लगाए, मैंने एक बॉन्ड खरीदा, मैं उसका मालिक बन गया, अब मैं वो दैट्स माय एसेट। ठीक है ना। तो मैंने फिर उससे इंटरेस्ट कमाया, वो मेरी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है। ऑन द अदर हैंड अगर मैंने किसी से डेट लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस भर रहा हूँ, मैं उसको सूद दूंगा। राइट, ठीक है। कन्वेंशनल फाइनेंस के अंदर ये सिचुएशन होती है। तो ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपकी आ गई। नॉन ऑपरेटिंग आइटम के अंदर इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस दोनों आएंगे। ठीक है ना। और टैक्सेस फिर बाद में। ठीक है, जब आप ये दो पे कर देते हैं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूं कि ऑपरेटिंग इनकम आया, फिर आपका इसमें से हुआ लेस नॉन ऑपरेटिंग NOP में मतलब हुआ नॉन ऑपरेटिंग लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सच एज इंटरेस्ट। ओके, मैंने माइनस किया। ओके, और अगर मेरा कोई लेट्स से अगर मेरा कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी थी, जिस तरीके से नॉन ऑप इनकम, ओके, वो मैंने ऐड कर दी। ठीक है, ये हो गया। और फिर जब मैं राइट इन दोनों को मैंने नेट किया, यानी कि ऑपरेटिंग इनकम में से नॉन ऑपरेटिंग इंटरेस्ट को मैंने माइनस किया। रिमेंबर, ये जो ब्रैकेट्स में आप देख रहे हैं ना, ये ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं पैरेंथेसिस, इसके मतलब है माइनस। ठीक है, वो मैंने लेस किया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को मैंने ऐड किया टू व्हाट, टू ऑपरेटिंग इनकम। तो आई विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और अब मैं लेस टैक्स एक्सपेंस करूंगा। ठीक है, ऑफ कोर्स आई हैव टू पे द गवर्नमेंट। मैं जब भी मैं इनकम कमाऊंगा, रिमेंबर गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर इन द कंपनी। इट्स एन इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट या इट्स स्टेक होल्डर, और इट्स गोइंग टू टेक। क्यों गवर्नमेंट आपसे पैसे क्यों ले रही थी? गवर्नमेंट ने आपको, क्योंकि आपको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की सच एज सिक्योरिटी, सच एज रोड्स, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया आपको। तो गवर्नमेंट के भी अपने, गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ पार्टिसिपेंट, राइट। इट्स गोइंग टू टेक इट्स कट फ्रॉम योर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो आपने सब्ट्रैक्ट किया और फिर आपका आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका जो है टोटल, दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट। ओके गाइस, और मैं रिमूव द नोटेशन, अगर मैं स्लाइड पे जाऊं तो फिर फाइनली आफ्टर अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस द नेट इनकम और नेट प्रॉफिट इज डिटर्मिन्ड। ये मैंने आपको बता दिया कि ये हमने यहां पर यूज डिफिकल्ट पेन, ये हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कमाया, उसमें जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हमने टैक्स एक्सपेंस माइनस किया, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट इनकम सेम थिंग। NI, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट इनकम सेम थिंग। ओके, मैं आप लोगों को एक चीज बड़ा
वो क्लियर कर दूं कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत फर्क है। रेवेन्यू, प्रॉफिट या इनकम के अंदर फर्क है। क्या? रेवेन्यू इज योर टॉप लाइन। ओके, आप सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमने सीमेंट बेचा और हमारे पास हमने जो रेवेन्यू जनरेट किया, वो हमने जो पैसे में मिले वो रेवेन्यू है, लेकिन वो आपका इनकम या प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अभी अपने खर्चे भी तो माइनस करने हैं, ये कॉग्स माइनस करनी है, फिर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, फिर आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आएंगे, राइट? फिर आपकी उसके अंदर इनकम अगर है कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम आएगी, और फिर टैक्सेस भी तो आप माइनस करेंगे, फिर जाके आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, ये नेट इनकम आएगा। ठीक है ना? तो ये आपका बेसिकली एक फॉर्मेट कह लें कि फॉर्मेट है आपका, आपके इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है, और लेट मी सी व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है ना? ये बेसिकली आपका ये हो गया। ठीक है ना? तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली रेवेन्यू रिकग्निशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विल टेक अ लुक एट द रेवेन्यू एट रेवेन्यू रिकग्निशन। ठीक है ना? वो क्या होती है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।